हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मयंक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 4। हम देखिए इससे पहले 3 वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। इसके पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ। आप लोग जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा। आज हमको पढ़ना है नंबर 4। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। और कोई भी कमेंट हुआ करे, अगर कोई भी मतलब वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखा करें। अगली वीडियो में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उस कमियों को सुधारने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास जैसे अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन। अभिक्रिया, इसके विषय में आपको बता चुका हूँ, पीछे भी बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं जो अभी बाकी हैं। मैं आज उनको कंप्लीट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है अभिक्रिया। आखिर अभिक्रिया कहते किसे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ के संगठन, किसी पदार्थ के संगठन का मतलब हुआ है कि जैसे मान लो कोई पदार्थ है तो वो कितने कितने अणुओं से मिलकर बना है। हो सकता है 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना हो सकता है 3 अणुओं से मिलकर बना हो। तो जितने भी अणुओं से मिलकर बनता है उनको कहते हैं संगठन। संगठन, संरचना, संरचना का मतलब उसकी बनावट तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई पदार्थ है तो उन पदार्थों के संगठन, उनकी संरचना, संरचना का मतलब बनावट, उनके गुणों, गुण का मतलब कि जैसे कुछ उसके पहले कुछ और गुण थे और अभिक्रिया होने के बाद कुछ गुण और आ रहे हैं। तो बस इसी घटना को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया। आई बात समझ में। उसके बाद अगला नंबर हमको पढ़ना है अभिक्रिया के प्रकार। देखिए मैंने आपको कल अभिक्रिया के कुछ प्रकार मैंने आपको बताए थे। उसके पहले देखिए कुछ यहाँ पर अभिक्रियाएं और हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार की अभिक्रिया में हमको पहले पढ़ना है नाभिकीय अभिक्रिया और नंबर दूसरा में हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो अभिक्रिया होती है वो होती है 2 प्रकार की। एक होती है नाभिकीय अभिक्रिया, एक होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो हमको पढ़ना है कि आखिर नाभिकीय अभिक्रिया का क्या मतलब है। नाभिकीय अभिक्रिया का यहाँ पर देखो यही मतलब है, जैसे मान लो कोई परमाणु है ना, तो वो परमाणु के बीच में होता है नाभिक। अब जैसे मान लो कोई 2 हमारे पास तत्व हैं और दोनों तत्वों के परमाणुओं के नाभिक आपस में हिस्सेदारी कर रहे हैं और हिस्सेदारी करके वहां पर कोई नया उत्पाद बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी हूं, नाभिकीय अभिक्रिया में जैसे नंबर पहला मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसमें नंबर पहला ये है, इन अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। परमाणुओं के नाभिक, हमें मालूम है कि जैसे कोई पदार्थ है तो पदार्थ का तोड़ो तो हो, जैसे तोड़ोगे तो कहां से क्या मिलेगा आपको, कण। और जब कणों को तोड़ते हो तो क्या मिलता है, अणु। अणुओं को तोड़ते हो तो क्या मिलता है, परमाणु। और परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी इसमें मौलिक कण बहुत सारे हैं। तो यहां पर मतलब कि वे अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं के नाभिक हिस्सेदारी करते हैं अर्थात भाग लेते हैं उनको कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। और इधर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं की बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आपको समझ में आया होगा, जैसे मान लो कोई परमाणु है तो परमाणु के बीच में होता है क्या, उसका नाभिक, और उसके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं और उन कक्षाओं में क्या लगाते हैं चक्कर, इलेक्ट्रॉन।
तो मतलब कि वे अभिक्रियाएं जिनके परमाणु के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वहां पर भाग लेते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद यहां पर नंबर देखिए दूसरा पर लिखा है, एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। मतलब कि इस अभिक्रिया में जैसे मान लो पहले कोई और परमाणु था और रिएक्शन होने के बाद वो परमाणु कुछ दूसरा हो गया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। और इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें तो परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो परमाणु रहेगा वही रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में कहता हूं, जैसे मान लो कि हमारे पास है, जैसे मान लो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड को चलो हम रिएक्शन करवाते हैं जल से, तो वहां से बनाएगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस। तो बताओ वहां पर Ca प्रोडक्ट मतलब कि अभिकारक में भी Ca था और प्रोडक्ट में भी Ca ही है, तो क्या इसके परमाणु में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि परमाणु के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अगला नंबर पर आ जाओ, नंबर तीसरा नंबर है परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। परमाणु जैसे कोई परमाणु है तो उसके संगठन किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उनके गुण, उनकी संरचना, उनकी बनावट में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और यहां पर हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर में अणु के गुण, संगठन, संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखिए है हाइड्रोजन का, देखिए एक समस्थानिक, देखिए यहां पर लिखा है, एक यहां पर लिखा है, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो यहां पर देखोगे तो ये हाइड्रोजन का देखिए एक समस्थानिक है जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसको कहते हैं ट्राइटियम। और जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहां से देखिए, यहां से हीलियम बाहर होता है प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां आपने क्या देखा, हाइड्रोजन का जो परमाणु है ना वो किस में बदल गया, हीलियम में। तो मैं अभी इसी बात को तो यहां पर बताया था कि एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है। यहां पर हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 में देखिए दूसरा वाले को कहते हैं ड्यूटेरियम और तीसरा वाले को कहते हैं ट्राइटियम। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर हाइड्रोजन का जो समस्थान परमाणु था वो हीलियम में बदल गया। अब थोड़ा देखते हैं ये संतुलित है या नहीं। तो देखिए यहां पर इसका देखिए परमाणु क्रमांक 1 है, यहां परमाणु क्रमांक 1 है, तो 1 1 मिला के 2 हुआ। उसके बाद देखिए यहां पर इसका परमाणु भार देखिए 2 है और यहां पर परमाणु भार 3 है, तो 3 और 2 मिला के कितना 5 होता है। तो देखिए इसका ये हो गया 4 और प्लस 1 यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन का परमाणु क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आपने क्या देखा, हमने देखे यहां से ये जाना कि नाभिकीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, उसको कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। और इस प्रकार की अभिक्रिया में एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है। तो यहां पर देखेंगे, तो यहां पर जैसे यहां पर देखिए लिखा है जिंक ऑक्साइड, तो यहां पर क्या है, जिंक ऑक्साइड, मतलब कि जिंक, यहां पर आप लोग क्या देखेंगे, मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाहर निकल के देखिए जल अलग कर देगा, और ये जिंक यहां पर देखिए SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो इसमें आपने क्या देखा था, परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहां देखिए जिंक यहां है तो यहां भी है, SO4 यहां है तो यहां भी है, ऑक्सीजन यहां है तो यहां भी है, और यहां पर H2 यहां पर भी है तो H2 यहां पर भी है। तो हमने देखा कि परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर क्या होता है कि इनके देखिए अणु के गुण, संगठन तथा संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर देखिए जिंक ऑक्साइड किस में बदल गया, जिंक सल्फेट में बदल गया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आगे हमें क्या पढ़ाई करनी है, आगे है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। हमारे पास क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल से मैं शेयर करूं, जैसे मान लीजिए कि मान लो कि एक
60 से 70 साल का कोई बुजुर्ग इंसान है और उस 60 से 70 साल के बुजुर्ग इंसान को तुम थोड़ा सा मार के भागो। अब जैसे आप भागोगे ना, तो क्या वो बुजुर्ग आपको दौड़ा लेगा क्या? वो कभी आपके पीछे नहीं आएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक लड़का है, 8-9 साल का मान लो कोई लड़का है, और उस लड़के को जैसे आप इस तरह से आप मार के आप जैसे आप दौड़ना शुरू करोगे ना, तो वो लड़का आपको दौड़ा लेगा और वो तब तक दौड़ाता रहेगा जब तक कि वो तुमको मार नहीं लेगा। तो इन दोनों उदाहरणों से बताइए आपको क्या समझ में आया? आपको यही समझ में आया होगा कि जो वो बूढ़ा इंसान था ना, उसके पास एनर्जी बिल्कुल नहीं थी। अर्थात उसके पास, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं थी, एनर्जी थी लेकिन कम थी। लेकिन जो वो छोटा बच्चा था ना, उसके पास तो एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो सोचो अगर एनर्जी है तो देखिए वो दौड़ा दिया बिल्कुल। तो इसी तरह से देखिए यहां पर थोड़ा आप समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा, यदि अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से अधिक होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मान लो कि यहां पर देखिए कुछ रिएक्शंस हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इसकी ऊर्जा अगर अधिक होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी, तो इसका मतलब कि रिएक्शन आराम से चलेगी। अब कोई भी परमाणु के अंदर अगर मान लो ऊर्जा बहुत अधिक होती है ना, तो वो परमाणु अपनी ऊर्जा से बिल्कुल परेशान होता है। तब तक वो परेशान रहता है जब तक वो सोच ले कि मैं जब तक स्थायी ना हो जाऊं। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी भी परमाणु के पास अगर ऊर्जा अधिक है, तो वो अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं वेस्ट करता ही रहेगा ताकि उसको स्थायित्व मिल जाए। जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा है स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती वनपान ऊर्जा के। अगर ऊर्जा का मान अगर घटेगा, ऊर्जा का मान अगर घटेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। स्थायित्व का मतलब आराम करना। समझ में आई बात? और अगर ऊर्जा का मान अगर यहाँ पर बढ़ रहा है तो स्थायित्व घटेगा। उतना ज्यादा वो बेचैन रहेगा, उतना ज्यादा वो परेशान रहेगा कि मैं कब स्थायित्व हो जाऊं, कब मैं एकदम शांत हो जाऊं। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से अगर अधिक होती है तो वहां पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, अन्यथा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। आपने तो कभी न कभी सुना होगा, जैसे मान लीजिए कुछ पदार्थ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनको आपस में मिलाने के बाद उनको गर्म किया जाता है। तो गर्म हम इसलिए करते हैं ताकि उनके अंदर के जो परमाणु है ना, उन परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाए। और अगर उन परमाणुओं की अगर ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, स्थायित्व बिल्कुल से घट जाएगा। और जब स्थायित्व घट जाएगा तो वो परमाणु बहुत जल्दी से क्या करेंगे, रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। तो बताइए ये बात आपको समझ में आई? अभिकारक मतलब तीर के चिन्ह के पहले जो होता है उसको कहते हैं अभिकारक, और जो वहां पर तीर के बाद जो लिखा होता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो जान लो, जब अभिकारक की ऊर्जा प्रोडक्ट्स की ऊर्जा से कम होती है तो वहां पर रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती, और जब अभिकारक की ऊर्जा प्रोडक्ट की ऊर्जा से अधिक होती है तो वहां पर रिएक्शन आराम से हो जाती है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। यहां पर लिखा है कि किसी अभिक्रिया के विवरण को छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मान लो कि यहां पर जैसे एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम है और यहां पर ऑक्सीजन है। तो सोचिए अगर मैं मैग्नीशियम को अगर यहां पर पूरा अगर लिखूं मैग्नीशियम, फिर धन यहां पर लिखूं मैं ऑक्सीजन, पूरा पूरा, तो सोचिए यहां पर देखोगे तो ये बहुत लंबा इक्वेशन बन जाएगा ना, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैग्नीशियम का पहला अक्षर जैसे Mg ले लिया और ऑक्सीजन का पहला अक्षर O ले लिया। तो कहने का मतलब यहां पर देखिए दोनों रिएक्शन करके यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगे। इसी को तो कहते हैं विवरण को छोटे रूप में लिखना। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे यहां पर जैसे मान लो लिखा है कार्बन, अब तुम इसको इंग्लिश में लिखो कार्बन, उसके बाद फिर इसको प्लस, उसके बाद लिखो ऑक्सीजन। तो कार्बन का पहला अक्षर ले लिया, ऑक्सीजन का भी पहला अक्षर ले लिया, और दोनों को आपस में रिएक्शन करके यहां पर जो लिख दिया, अब इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल पर अगर जो लड़के नए हों तो वो लोग पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप लोग कमेंट करिए और आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।